हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सीएस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएसवाई में। जैसा कि कल एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए गागर में सागर पहल चलाई जा रही है आरडब्ल्यू द्वारा। उसी क्रम में हिस्ट्री की मैराथन हुई है, लगभग उसमें 200 क्वेश्चन हुए हैं, तो उनका हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। दूसरा युग है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इतिहास की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है वह है आपका फिर से 3 पार्टों में डिवाइड है: प्राचीन काल, मध्य इतिहास काल और आधुनिक काल। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है वह है आपका 2 भागों में विभाजित है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के रूप में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है ग्रेट गैनरी। ग्रेट गैनरी यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जिसे हम विशाल अन्नानगर कहते हैं। इसका नाम क्या है? ग्रेट गैनरी है। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात कर रहे हैं तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की जाती है। हड़प्पा सभ्यता की रावी नदी के तट पर इसकी खोज होती है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं राखलदास बनर्जी, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, विशाल स्नानागार, यह सब आपको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके बाद नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, यह भी आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। यह द्रविमोम विधि द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से आपके टेराकोटा हल मिले हैं। और बनवाली स्थान कहाँ पर है? हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल डॉकयार्ड है और ये गुजरात में है। गुजरात में कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यताकालीन? तो वो है आपका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य, गोदीवाड़, यह सब आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र शहर सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था वह था आपका धौलावीरा। इसकी खोज 1967 से 1968 के बीच में होती है। जेपी जोशी, जिनका पूरा नाम जगपति जोशी, इसकी खोज करते हैं और गुजरात के कच्छ में यह स्थित है। और 40वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सूरतगुई। सूरतगुई यह स्थल आपका अफगानिस्तान में स्थित है। बालाकोट पाकिस्तान में है। कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। मूर्ति एवं कलाकृतियों का अध्ययन प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आता है। मुद्रा शास्त्र, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। भवन स्मृति लेख अध्ययन, यह आपका एपिग्राफी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में है? तो यह विंध्य रेंज की तलहटी में है भीमबेटका की रॉक शेल्टर्स। और भीमबेटका स्थित है आपकी एमपी के रायसेन जिले में। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? एमपी के रायसेन जिले में। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो कल्प शब्द आपका अनुष्ठान को दर्शाता है। टोटल 6 वेदांग हैं। कितने हैं? 6। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? तो दयानंद सरस्वती यह आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़े हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है?
तो सामवेद यह आपका संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ ही होता है संगीत या गान। इसके बाद हम बात कर लें, अनुष्ठान से संबंधित आपका यजुर्वेद है। जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद है। होत्र जो हवन करते थे, जो इसे पढ़ते थे, उसे हम होत्र बोलते थे ऋग्वेद में, भजन करने वालों को। इसके बाद सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। 10 मंडल है, 1028 इसमें सूत्र हैं। नेक्स्ट है, विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? तो वामन अवतार के रूप में जाना जाता है विष्णु का 5वां अवतार। टोटल 10 अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के इम्पोर्टेंट। उसमें से पहला अवतार हुआ है मत्स्य अवतार, उसके बाद कूर्म अवतार, फिर वराह, फिर चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6वां अवतार है परशुराम, 7वां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध, उसके बाद 10वां अवतार जो कि अभी होना है वो है कल की अवतार। इसमें से 5 अवतार आपके मुख्य अवतार माने जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? तो जिन शब्द का अर्थ है आपका विजेता। जिन का अर्थ क्या है? विजेता। जैन धर्म में टोटल संस्थापक जो कुल तीर्थंकर हुए हैं वो हुए हैं 24, और संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव, आदिदेव, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक एफर्ट महावीर स्वामी ने लगाए थे। यह 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव हैं। 23वें तीर्थंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। इसके बाद यदि पूछे 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो झेलम नदी के किनारे यह युद्ध होता है सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। झेलम नदी की बात कर लें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है, और इसे हम झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या हाइडेस बीच का युद्ध भी बोलते हैं। इसमें सिकंदर की जीत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसका वास्तविक नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध ग्रंथों में जानते हैं। 29 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग कर देते हैं, जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान हो जाता है बोध गया में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर इन्हें 5 सन्यासियों की भेंट होती है। वहाँ सारनाथ कहाँ पर होती है? तो यह सारनाथ में होती है। तो बौद्ध स्थल वो है सारनाथ, संबंधित है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश भी आपके सारनाथ में दिए थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के पहले शासक आपके बिंबिसार थे। जो हर्यक वंश उसे हम पितृहंसा वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये गद्दी के चक्कर में अपने पिताजी की हत्या कर देते थे, इसलिए हम पितृहंसा वंश भी कहते हैं। प्रथम पितृहंसा अजातशत्रु को कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश की यदि बात कर लें तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी रहता है और मगध पर किसकी स्थापना करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य में पैदा हुए थे तो 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, कंटक को शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलन था कंटक शोधन नामक न्यायालय का। विजयालय चोल, यह चोल वंश के फाउंडर हैं। कुजलकोट फिसेस, यह कुषाण वंश के हैं। दंतीदुर्ग, यह राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो संघमित्रा। संघमित्रा है राजा अशोक की पुत्री का नाम था, और महेंद्र इसका पुत्र था। तो यह जब बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है तो प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज देता है अपने पुत्र पुत्री को। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। इसके 14 शिलालेख फेमस हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन होता है मगध पर। शुंग वंश के फाउंडर की बात करें, स्थापना कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं। सुमुख सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। महापद्मनंद, यह नंद वंश की स्थापना करते हैं।
और वसुदेव यह कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो 1818 में सांची की खोज की गई। जनरल टेलर ने 1818 में सांची की खोज की थी और सांची के स्तूप आपके मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। 1989 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो धमेक जो स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। और किसने इसका निर्माण करवाया? अशोक ने करवाया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है आपका गांधार कला। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। घटाकोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित था घटोत्कच। इसके बाद बात करने वाले हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है। कर्ण साम्राज्य की स्थापना वासुदेव करता है। इसके बाद विक्रम स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। तो किस स्तंभ शिलालेख में? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में इनकी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम एवं संदर्भ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला अभिलेख भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है। इसी से पता चलता है कि सती प्रथा होती थी। तो सती प्रथा का कौन सा अभिलेख है? ऐरण अभिलेख है। किसके समय का है? भानुगुप्त का समय था। 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग की सहायता से राजा राम मोहन राय करते हैं। इसके बाद प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो 458 ईसा में यह प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हूणों को स्कंदगुप्त ने हराया था। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा की बेटी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक साम्राज्य की जो महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। गुप्त वंश की प्रथम महिला संरक्षिका यह प्रभावती गुप्त थी। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और दर्शनशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। वो थे आदि शंकराचार्य। इन्होंने 4 मठों को बनाया। उत्तर में आपका ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। द्वारका यह गुजरात में स्थित है। पुरी यह उड़ीसा में पूर्वी है। कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम आपके दिख जाएंगे। यहाँ पर प्रमुख मंदिर नटराज मंदिर है जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिव एवं पार्वती का यह मंदिर है। श्रीशैलम मंदिर की बात करें तो यह भी आपका कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उल्लिखित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो मेगास्थनीज सबसे पहले भारत आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह भारत आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक थी इंडिका। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आता है? फायान आता है। इसके बाद बात करने वाले 37 नंबर के क्वेश्चन की। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्जीवित मतलब इसका जो जीर्ण हो गया था उसे पुनः बनवाया। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। पाल वंश का शासक था। पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा, जो कि गौरी का गुलाम था, इसके द्वारा किया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने खालिस्तान से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो संयोगता से विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने। इसी कारण बाद में जब चंदावर का युद्ध होता है तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ छल करता है। 39 नंबर क्वेश्चन की। खजुराहो का स्मारक
समूह 21 राजवंश से संबंधित है? तो चंदेल राजवंश से संबंधित है। खजुराहो के स्मारक समूह है। खजुराहो आपके छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। 85 मंदिरों का समूह है। इसमें आपके भगवान शिव, भगवान विष्णु, जैन मंदिरों, 85 मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और जैन मंदिरों का वर्णन है। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है आपका कंदरिया महादेव मंदिर। भगवान शंकर को समर्पित है। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था कंदरिया महादेव मंदिर का। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में यह स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राज प्रथम ने, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। द्रविड़ शैली में इसका निर्माण होता है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। इसके बाद बात करने वाले हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है आपका तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। और इसके बाद बात करने वाले हम्पी में स्मारकों का समूह है, कर्नाटक में है। आप कमेंट में बताएंगे कि हम्पी कितने रुपए के नोट पर है। इसके बाद 43 मालकाव्यमित्रम के लेखक कौन है? तो मालकाव्यमित्रम के लेखक हैं कालिदास। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। मालकाव्यमित्रम की बात करें तो यह संस्कृत भाषा में है। इसके 5 खंडों में विभाजित है। मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, यह भी प्रमुख रचनाएं कालिदास की हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? तो वो है पल्ली चंदन, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। एकमात्र सही जोड़ी है से जो कि चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई थी। इसके बाद बेलन वागई, यह गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी। बेलन वागई यह गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी, जो ब्राह्मण नहीं होते थे। उस भूमि को जो दान करते थे उसे हम बेलन वगाई कहते थे। और जो ब्रह्मदेह थी वह ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। और साला भोग जो विद्यालयों को भूमि में दान दी जाती थी उसे हम साला भोग कहते थे। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र चोल प्रथम को हम गंगा विजेता के नाम से जानते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पर 712 ईस्वी में। जरिया कर प्रारंभ करता है मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। 1025 का इसका प्रमुख आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। टोटल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए थे। इसके बाद बात करने वाले हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण वर्णन दिया है? तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी, यह किताब उल हिंद के लेखक हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया? तो वो था अल बरूनी इसका लेखक था। सेम क्वेश्चन लगभग रिपीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में इल्तुतमिश की कब्र है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इल्तुतमिश यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण जो कार्य चल रहा था ऐबक के समय, ऐबक की फिर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर पोलो जो खेल रहा था चौगान, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आता है, इसका पूरा निर्माण करवाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। महाबोधि मंदिर है आपका गया बिहार में है। दिल्ली में आपका लाल किला परिसर भी स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो गयासुद्दीन तुगलक, यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक करता है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान यह दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला थी। इसका मकबरा कैथल हरियाणा में है, पकी हुई ईंटों से यह बना हुआ है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? बाकी मतलब सबके समकालीन थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी आपके अमीर खुसरो जी थे, गयासुद्दीन बलबन के समय भी और जलालुद्दीन खिलजी के समय भी, लेकिन इल्तुतमिश के समय आपके अमीर खुसरो नहीं थे। तोताए हिंद, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इब्न बतूता भारत आता है तब दिल्ली पर शासन कर रहा था। मोरक्को से भारत आता है, मोरक्को से। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो कुतुब मीनार में स्थित है आपका अलाई दरवाजा। इसका निर्माण कौन करवाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका निर्माण कराता है। लाल पत्थर व सफेद संगमरमर से इसका निर्माण करवाता है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली की कुतुब मीनार बनाई गई थी, जिसकी नीमदारी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और यहीं पर इसकी क्या स्थित है? कब्र स्थित है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तुलुव राजवंश का शासन था तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर में। 1565 में बहमनी और विजयनगर के बीच यह युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट है विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसलमेर किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चांद बीबी की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया है सूरदास ने, और अवधी भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, जिनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस। सूरदास ने ब्रज भाषा का ज़्यादा उपयोग किया है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली यह प्रमुख सूरदास की रचनाएं हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नादिया जिला बंगाल में इनका जन्म होता है 1486 में। 1534 में पुरी उड़ीसा में इनकी मृत्यु होती है, और भगवान कृष्ण की भक्ति में आए लिप्त रहते थे चैतन्य महाप्रभु। तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योतिषतम संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है अगला एक क्वेश्चन की यदि बात करें, और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। व्याख्यान का वह संग्रह जिसे बीजक कहते हैं किसके द्वारा रचित है? तो बीजक आपका रचित है कबीर के द्वारा। कबीर के द्वारा रचित है आपका बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीर के गुरु की बात कर लें तो रामानंद इनके गुरु का नाम है। वाराणसी में इनका जन्म होता है और मगहर में इनकी मृत्यु होती है, संत कबीर नगर में। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। और तोपों का प्रयोग इसने पहली बार किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तोपों का प्रयोग किया था, जो 1526 में होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इस युद्ध के बाद बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो मुगल वंश का फाउंडर कौन है? बाबर है। बाबर के संस्मरण का बाबरनामा, जिसे तुज्ग ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा? तो बाबरनामा लिखा बाबर ने खुद। तुर्की भाषा का यह विद्वान था। आत्मकथा तुर्की भाषा में इसने लिखी थी। इसके बाद हिंदी के कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की जब पुस्तकालय की, ऐसा माना जाता है पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब आता है लाइब्रेरी से, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो हुमायूं के मकबरे को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। 1993 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है हुमायूं के मकबरे को। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो चित्तौड़गढ़ किला में जयमल और कल्ला की छतरियां बनाई गईं।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता ना की बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने उनकी मूर्खता का ना की बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है दीन इलाही को। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। एकमात्र शासक जिसने दीन इलाही को अपनाया था वो था एकमात्र हिंदू शासक बीरबल। इसका वास्तविक नाम महेशदास था। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अकबर ने इसका निर्माण किया था। इसे नवाबों की राजधानी कहा जाता है। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। किस मुगल शाहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो दारा शकोई ने 1657 में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उपनिषदों एवं भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शकोई ने किया था। फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो 1656 में भारत आया था। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, यह प्रमुख उद्देश्य था पुरंदर की संधि का। 1665 की पुरंदर की संधि। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा किसके द्वारा? तो आजम शाह के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया जो कि औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की हम बात करें। 1739 ईस्वी का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह के बीच। करनाल का युद्ध कब होता है? 1739 में होता है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अकबर के साम्राज्य में सेना नायक कहलाते थे? तो फौजदार सेना नायक कहलाते थे। नगर पुलिस अधिकारी को कोतवाल बोलते थे। वित्तीय अधिकारी को दीवान बोलते थे। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? लाल किला परिसर वह स्मारक है। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा घुमाया जाता है। कुतुब मीनार ऐबक इसकी नींव रखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी? तो खुसरो की सहायता प्रदान करते हैं आपके गुरु अर्जन देव। यह सिखों के 5वें गुरु थे। सिख धर्म की स्थापना करते हैं आपके गुरु नानक देव। लंगर व्यवस्था की जो करते हैं वो गुरु नानक देव ही करते हैं और लंगर व्यवस्था को स्थायी करते हैं गुरु अंगद देव। नेक्स्ट है इसके बाद जब वो खुसरो की सहायता करते हैं, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता करते हैं कौन? गुरु अर्जुन देव। तो इनकी हत्या करवा देता है जहांगीर। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे किसकी राजधानी के रूप में? पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही है? तो दुआर्ते बारबोसा यह पुर्तगाल संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। मार्को पोलो यह इटली का यात्री था। अल्बरूनी खारिस्म और फ्रांस का फ्रांसवा वर्नियर था। दुआर्तो बारबोसा यह पुर्तगाल का था। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थल युग में सही है? तो लाल किला आपका दिल्ली में स्थित है, ताजमहल आगरा में है, गोलकुंडा किला हैदराबाद में, यही सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया? तो 1734 में नाहरगढ़ के किले का निर्माण करते हैं अरावली पर्वतमाला के ऊपर महाराजा सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में का मिलान करना है? तो सदर आपकी धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार सैनिक वेतनाधिकारी होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का क्या अर्थ है? तो लंबा प्रवेश द्वार, यह अर्थ है आपका पिष्टक का। 87 निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद का शहर का संस्थापक माना जाता है? तो मलिक अंबर को औरंगाबाद का शहर जो है उसका संस्थापक माना जाता है। 1610 में इसकी स्थापना करता है।
सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो कपिलेंद्र देव यह सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक था। 89 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद शहर के संस्थापक? तो निजाम उल मुल्क यह हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय का समकालीन था? तो बाबर यह कृष्णदेव राय का समकालीन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो जीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद इल्तुतमिश ने सॉरी, इसका मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुतमिश ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश आता है, जो कि कुतुब मीनार का जो संपूर्ण निर्माण करवाता है। रक्त पिपासु पागल असफलता का वास्ता यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। 92 चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध होता है। अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है? तो हुमायूं की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था। 95 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज राजगृह यह मगध की प्रथम राजधानी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज चौहान के चंद्रवरदाई यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो इनकी प्रमुख रचना है। हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। पोतगाय गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सप्ताह के निम्नलिखित में से किस शहर पर पाया गया था? तो लोथल में पाया गया, जो कि गुजरात में स्थित है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो 1757 में अलीनगर की संधि होती है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, इसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है। अलीनगर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। 100 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि होती है 1809 में। 101, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। महाराणा भीम सिंह और अर्जुन और अंग्रेजों के बीच उदयपुर की संधि कब हुई थी? 1818 में हुई। रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल यह स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी कौन बने थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। लोहे पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा बजट किसके समय पेश हुआ था? मोरारजी देसाई के समय 10 बार बजट पेश हुआ था। प्रथम गैर कांग्रेसी जो सीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वह मोरारजी देसाई थे। श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं आपकी सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी है। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो असम पर था। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरविंदो ने की थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय कौन जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी। इनकी बुक प्रॉपर्टी एंड अनचेंज्ड रूल इन इंडिया इनकी बुक है। दादा भाई नौरोजी है प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? तो हरि सिंह था। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा जापान में डॉर्टी गटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था।
रविन्द्रनाथ टैगोर यह जापान में डॉटिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। हरिपुरा अधिवेशन की बात कर रहे हैं 1938 में होता है। इसकी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। प्रथम भारतीय जन साहित्य अकादमी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि कृति के लिए, वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं गांधी इरविन समझौता की। तो यह किस वर्ष हुआ था? 1931 में होता है। 5 मार्च 1931 में कौन सा समझौता होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। 113 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी जी करते हैं। बंकिम चटर्जी द्वारा यह गीत लिखा गया है। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाएं। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी आपकी? 1917 में चंपारण आंदोलन की घटना होती है नील खेती के लिए, यह पहली घटना थी। उसके बाद होती है आपकी 1919 में रॉलेट सत्याग्रह की घटना। उसके बाद फिर होती है 1920 की असहयोग आंदोलन की घटना। फिर 1928 में साइमल कमीशन भारत आता है। नेक्स्ट है, किस वायसराय को भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी प्रेस अधिनियम लागू करने के लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को प्रेस एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू करने के लिए जाना जाता है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है उस समय कौन था वायसराय? तो करजन उस समय वायसराय थे। प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग यह प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना होती है 1871-72 में, जो कि असफल रहती है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो डलहौजी अपनाता है हड़प नीति। डलहौजी क्या अपनाता है? हड़प नीति। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग। इसके बाद भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय को काल में हुआ? तो कैनिंग के समय बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों के लिए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्थायी बंदोबस्त का जनरल किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 के बीच में। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार बाघा जितन का था। सबसे कम उम्र में फांसी की बात करें तो खुदीराम बोस को दी गई। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खान का समाचार पत्र था द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। सीमांत गांधी किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया 1987 में, वह खान अब्दुल गफ्फार खान ही हैं। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो टी प्रकाश अमैया जाने जाते हैं आंध्र केसरी के नाम से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाना जाता है देशबंधु चित्तरंजन दास। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय समाज कार्यकर्ता
और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने इसका नेतृत्व किया था। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियमन किया गया? तो 1891 में सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम 1929 में यह अधिनियम आता है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लासबेस्टकी यह थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। किस समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में इन्हें सर्वप्रथम नोबेल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी कृति के लिए? तो गीतांजलि कृति के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उपाधि अकबर सेकंड द्वारा दी गई थी इन्हें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? चार्ल्स मैटकॉक को भेजा था। 133, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो मैसूर का शेर। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके टीपू सुल्तान को। कौन सी पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने कौन सी पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब होती है? 1764 में होती है। वहीं बात करने वाले हैं प्लासी की युद्ध की। तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1757 में प्लासी का हेक्टर मुनरो के बीच यह युद्ध होता है। इसके साथ में हेक्टर मुनरो के बीच में 3 सेना युद्ध करती हैं इसके साथ में बक्सर की लड़ाई में। इसके बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करें तो 1526 में होती है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद ही बाबर दिल्ली की संस्थापक गद्दी पर मुगल वंश की स्थापना करता है। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? तो 1498 में आया था। इसके बाद 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो टीपू सुल्तान को हराया था। 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? टीपू सुल्तान को। 138, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है 1873 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ई.वी. रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी? तो C.F. एंड्रूज को महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यह वही व्यक्ति है जिन्हें वही विदेशी व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से प्रथम बार नवाजा गया, प्रथम विदेशी व्यक्ति। राजेंद्र प्रसाद इन्हें अजातशत्रु के नाम से, बाबूजी के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी ने इन्हें गुरु कहा, इन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा। नेक्स्ट 142, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम दिया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। चाचा जी किसे कहा जाता है? JL नेहरू को कहा जाता है। लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नवंबर 1915 में करतार सिंह सराभा को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर संयंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह,
करतार सिंह सराभा, सचिन सिंह सन्याल, ये सभी मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। 1832 में दामे ने कोए के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? किसानों के विद्रोह से संबंधित है पाथरू घाट। भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया सिविल सर्विसेज का सूत्रपात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? तो 1829 में सती प्रथा का अंत होता है विलियम बेंटिंक के द्वारा। इसमें सहायता करते हैं आपके राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? सच्चाई और अहिंसा से। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1932 में। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। यह बहुत क्लोज क्वेश्चन बन जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने 1932 में। और हरिजन समाज की स्थापना की अम्बेडकर साहब ने। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। उसने 1939 में यह त्रिपुरी अधिवेशन में थोड़े समय के लिए अध्यक्षता करते हैं, बाद में इनका मनमुटाव हो जाता है। पट्टाभी सीतारामैया फिर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? तो शिमला थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? ब्रिटिश भारत की शिमला थी। इसके बाद शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरबिंदो घोष ने किया। भारत में सिक्के कहाँ कहाँ गढ़े जाते हैं? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में सिक्के गढ़े जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1951 में भारतीय जनसंघ बीजीएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख इसकी संस्थापक थी। इसके बाद 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? तो झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया नागपुर में। नेक्स्ट है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यंडावों की संधि पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में होती है। सालाबाई की संधि 1782 में। श्री अरबिंदो का जन्म वर्ष 1872 में हुआ था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1857 की क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भूदान आंदोलन संस्थापक विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह गांधी जी के आज्ञा अनुसार उन्होंने किया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित? तो नागपुर में हुआ था। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? मोहनदास गांधी, महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कौन सूरज सत्र 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर रासबिहारी घोष सूरज सत्र 1907 में अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। मालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? होल्ट मैकेंजी ने की थी। होल्ट मैकेंजी को मालवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो मेयो थे। मेयो की हत्या भारत में हुई थी। 1872 में मेयो के समय में जनगणना प्रारंभ हुई थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है? तो झांसी की रानी की समाधि स्थल है आपके एमपी ग्वालियर में। नेक्स्ट है, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी पहचान करें। तो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। इन्हें सबसे कम आयु में फांसी किसे दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक हैं जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी? जी सुब्रमण्या अय्यर हैं।
निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जल बाइली की हत्या की थी? मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या की थी। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो वुड का नीतिपथ, वुड डिस्पैच ने इसका, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था? इसका तर्क दिया था वुड डिस्पैच ने। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती संस्था की स्थापना महात्मा गांधी नहीं करते हैं, इसकी स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी करते हैं 1921 में। फीनेक्स आश्रम बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एसएससी ने पूछा है। 1904 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा। आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। यह रेड शर्ट जिसे हम लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं, खुदाई खिदमतगार के जनक कौन है? खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? एम.एन. रॉय को भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? तो C.R. दास स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो भगत सिंह। यह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। कुंवर सिंह यह जगदीशपुर बिहार से थे। बेगम हजरत महल यह लखनऊ से 1857 के विद्रोह का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, तो मैरी प्रथम का जो उपनाम है वह ब्लडी मैरी था, खूनी मैरी भी इसे नाम जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य ने बायकॉम आंदोलन की उत्पत्ति देखी? तो केरल ने देखी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई ने इसकी स्थापना की 1889 में। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? 1870 में किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए? 1809 में किए। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया? 1510 में अधिकार किया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। 189 बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम को परिशुद्ध करना या बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। हसरत मुआनी ने इंकलाब जिंदाबाद लिखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकला की उपाधि दी? तो भारत कोकला की उपाधि किसे दी? सरोजिनी नायडू को दी। और स्वर कोकला की उपाधि किसे दी? लता मंगेशकर को दी। और लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट है 192 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो 1784 में किए। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 में यह प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। 195 निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। 199 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आप इसी प्रकार कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा बने थे, यह आपको कमेंट में बताना है। तो आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे कम समय में, बहुत कम समय हमने रिवीजन कर लिया है। अभी 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग 55 सेकंड में हमने 5 घंटे की क्लास का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है।